हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं फाउंडेशन क्लास का लेक्चर नंबर 3। हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में बहुत ही बेसिक में बात किया था। हमने देखा था कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट का क्या रोल है। हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत ही बेसिक में बात किया कि आखिरकार सीईटी क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस लेक्चर नंबर 3 में हम लेके आए हैं सीईटी 2024 में जो इकोलॉजी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इकोलॉजी में सीवीटी में 2024 में बॉटनी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन एक्चुअली पूछे गए थे और ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो आप एक चीज गेस करो कि अगर आप 2023 में होते और आपको 2024 के लिए सीवीटी के लिए प्रिपेयर करना होता और आपको कोई कहता है कि भाई आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, वो बहुत जरूरी है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इकोलॉजी की बात करें तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आए और आप इकोलॉजी के लिए जो है पीडी शर्मा या ईपी ओडम या कहीं से कोई मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हो दुनिया भर का, आप बहुत चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कितना आया आपके सामने क्वेश्चन आया 5। तो ऐसे ही स्ट्रेटेजी बना के अगर आप जो देखो ये चीजें पांचों आया ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपके सामने यही से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम ये डिटेल में बात करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में, ठीक है, और क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि आखिरकार आपके यहाँ क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो चलो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा 2025 के लिए बैच जो है बॉटनी का स्टार्ट हो चुका है। 2024 में हमारे बैच में लगभग 330 लोग इनरोल किए थे और ये अभी फाउंडेशन क्लास रन कर रहा है। तो एक्चुअल क्लासेस आपकी 11th ऑफ द जून से रन करेंगे। तो आप सीयूईटी के लिए देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। रैंक 1 भी हमारे ग्रुप से रहा है। तो अगर आप मई में इनरोल करते हैं हमारे कोर्स में तो आपको 25% का डिस्काउंट यानी कि 3000 में बॉटनी की कोर्स मिल जाएंगी टोटल 1 ईयर के लिए। हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, पीपीटी, मॉक टेस्ट, हैंड रिटेन नोट्स, ऑडियो नोट्स, सब कुछ। लेकिन आप जून में आते हैं तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो चलो एक एक टॉपिक पे हम देखते हैं। बहुत ही अ, तेजी के साथ कवर करेंगे क्योंकि मैं एक शादी में हूँ और ये लोग डीजे बजा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए डांट के बंद करवाया हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक है इकोटोन। तो आखिरकार देखो इकोटोन होता क्या है। तो बहुत ही बेसिक में बात करें तो इकोटोन जो होता है आपका, ये होता है ट्रांजिशन जोन। अब ये ट्रांजिशन जोन किसके बीच में होता है? हम इसको बोलते हैं कम्युनिटी के बीच में ट्रांजिशन जोन है, या ये इकोसिस्टम के बीच में ये जोन है। ठीक है, दो कम्युनिटी या दो इकोसिस्टम के बीच में ये जोन है जिसे हम इकोटोन बोलते हैं। जैसे मान लो आपको मैं अगर समझाऊं तो ये एक कम्युनिटी है, ये दूसरा कम्युनिटी है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग है। लेकिन किसी कारणवश जब ये दोनों इकोसिस्टम या कम्युनिटी, ऐसे बना के बताऊं, दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ये जो जोन बनता है जहां पे मैंने लाइनिंग की है इसको हम बोलते हैं इकोटोन। ठीक, तो ये चीज है इकोटोन। अब मान लो ये कम्युनिटी ए थी और ये कम्युनिटी बी थी, तो दोनों कम्युनिटी के बीच में जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे वह उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था, उनका जो एडॉप्टेशन था वो अलग अलग था। ठीक है, मान लो ये जलीय था, ये असली था, मतलब एक्वेटिक था, और ये क्या था, जमीन पर रहता है तो क्या कहते हैं। तो दोनों में क्या है, अलग अलग कैरेक्टर रहेगा। लेकिन जहां पे ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे एम्फीबियस कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो इकोटोन के बारे में सिंपल सा मतलब आप याद रखो, इकोटोन इज द ट्रांजिशन एरिया या ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी या टू इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये टर्म सबसे पहले दिया था रसेल वेलेस ने। हाँ जी, वही वेलेस जो वेलेस लाइन के लिए फेमस है इवोल्यूशन में। तो इन्होंने ही सबसे पहले बाउंड्री को देखा था दो बायोम के बीच में। तो बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे। तो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि इकोटोन ज्यादा कुछ नहीं, ये क्या है, बाउंड्री है या ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टू इकोसिस्टम के बीच में, या जोन ऑफ जंक्शन है या ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम है। तो देखो ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम, टू इकोसिस्टम, टू कम्युनिटी, टू हैबिटेट, तो सबका मतलब इकोटोन ही होता है। समझ गए? तो ये बेसिक था एकदम इकोटोन का। और ये हमारे सामने 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है इकोटोन से। तो देखो पहला तो जो असर्शन दिया हुआ है, असर्शन में तो द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोटोन। तो ये जोन ऑफ, ये क्या है, आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट यानी कि आपका क्या है, डिफिनीशन ही दिया गया है। तो ये तो सही है ही। अब देखो रीजन, द इकोटोन हैज मोस्ट डाइवर्सिटी, मोर डाइवर्सिटी देन
आइदर ऑफ द टू कम्युनिटी। अब देखो जो इकोटोन बनता है ना, तो यहाँ का जो फिजिकल कंडीशन या जैसा यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन रहता है ना, बहुत अच्छा रहता है। अब देखो इधर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंडी है, दोनों मैच करेंगे तो यहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी रहेगा ना ज़्यादा गर्मी रहेगा, तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ पे जो रहेगा आपका डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इकोटोन, ये जो इकोटोन है, ये डाइवर्सिटी यहाँ पे ज़्यादा रहता है, इसलिए इसे इकोटोन बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। इकोटोन तो हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन, ओवरलैपिंग जोन है ना, इसलिए रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बी होगा इसका राइट आंसर। समझ गए? अब देखो मैंग्रोव हो गया। मैंग्रोव भी ये क्या है? मैंग्रोव एक तरह का एग्जाम्पल है आपका इकोटोन का। मैंग्रोव का मतलब होता है मार्शलैंड। ऐसे जो यहाँ पे क्या होते हैं आपके निमेटोफोर पाए जाते हैं ना, निमेटोफोर, श्वसन मूल हम बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं, जैसे राइजोफोरा हो गया, एनविंसिनिया, ठीक है, ये सारे प्लांट, और वीवी पैरी भी शो करते हैं। तो ये सारा चीज हम देखेंगे ही डिटेल में। अब देखो ये आपका देखो अदर एग्जांपल इंक्लूड ग्रासलैंड, मतलब डिजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में, जहाँ पे डिजर्ट और फॉरेस्ट एक दूसरे से ओवरलैप करेगा वहां पे ग्रासलैंड में बनेगा। और स्तूरी भी एक तरह का इकोटोन होता है। स्तूरी जो होता है, ये जब साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो स्तूरी बनता है। ठीक है, स्तूरी अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोटोन, तो ये सब एग्जाम्पल में आ सकता है, स्तूरी, ग्रासलैंड, ये सब ना। माउंटेन रेंज, आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो पहाड़ पे देखते हो कि कुछ नीचे तक कुछ अलग ही तरह के पेड़ दिख रहे हैं, फिर उसके ऊपर कुछ अलग तरह के पेड़ पौधे, जानवर। तो ऐसे माउंटेन रेंज होता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे चढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपकी बायोडाइवर्सिटी, वैसे आपका लुक्स चेंज होता जाता है, उसके हैबिटेट का, उस कम्युनिटी का। तो माउंटेन रेंज भी इकोटोन के कारण ही क्रिएट होता है। समझ रहे हो बात को? अब देखो क्या है कि इकोटोन जो है, बायोडाइवर्सिटी इन इकोटोन की बात करें तो जो इकोटोन होता है आपका, वहां पे क्या हो, जैसे मैंने बताया ना, इकोटोन इज ए ट्रांजिशन जोन या ओवरलैपिंग कम्युनिटी होता है। तो यहाँ पे जो इकोटोन में होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वो बढ़ती है, मतलब वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे रेंज ऑफ कंडीशन, रेंज ऑफ टॉलरेंस के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए वहाँ पे अच्छा होता है कंडीशन, इसलिए बढ़ता है। अब देखो यही चीज़ है, सिंपल मतलब मैं बताऊँ तो, यहाँ पे जैसे एक तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जा रहे थे, एक तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जा रहे थे ना, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म रहेगा यहाँ पे पाया जाएगा उसके पास दोनों कैरेक्टर रहेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इकोटोन में पाए जा रहे हैं, जो दोनों कम्युनिटी के कैरेक्टर को एग्जिबिट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। तो आपसे एज इफेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो एज इफेक्ट भी समझना कि जब ट्रांजिशन जोन में जो इकोटोन में ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फीचर शो करते हैं दोनों हैबिटेट या दोनों कम्युनिटी का, उसे बोलते हैं हम एज इफेक्ट। देखो यही चीज है ना, एज इफेक्ट के बीच में शो होता है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सक्सेशन। देखो इकोटोन के बारे में बात कर लिया। ये देखो चीजें ना क्लास में हम डिटेल में पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे। यहाँ पे बस है कि भाई बता दें, चीजें थोड़ी थोड़ी आपको पता भी है। तो सक्सेशन के बारे में अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो मतलब इतने बड़े बड़े जंगल जो है, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे कैसे बन गए? तो सक्सेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो सक्सेशन इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी बाय द अनदर टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी। पहले जैसे क्या हुआ था, पहले छोटे छोटे ग्रास आए, फिर उससे झाड़ियां आई, फिर हर्ब आए, सर्व, ऐसे करके, तो वो सक्सेशन था। तो टर्म सक्सेशन की बात करें, टर्म सक्सेशन, तो टर्म सक्सेशन आपका दिया गया था हर्ट के द्वारा, और हर्ट ने यह कब दिया था? 1885 में दिया था हर्ट ने यह सक्सेशन टर्म। तो द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी इन एन एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द सक्सेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मतलब ये सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल है। एक जंगल था, वो जल गया, फिर वहां पे ऐसे ग्रास व्रास आए, फिर ऐसे करके फिर से बना, तो सेकेंडरी सक्सेशन। अभी हम देखेंगे कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, ये सारा चीज। तो पॉइनियर स्पीसीज यहाँ पे दिया गया है। तो पॉइनियर स्पीसीज का मतलब आप सिंपल समझ लो कि सक्सेशन को स्टार्ट करने वाला पहला ऑर्गेनिज्म, पहला वो कौन है जो स्टार्ट कर रहा है सक्सेशन को, तो वो उसे बोलते हैं पॉइनियर। तो हम ना एक्चुअली में दो तरह के सक्सेशन पढ़ते हैं, जीरो सीयर और हाइड्रोसीयर। तो जीरो सीयर वो होता है जो बेयर एरिया, रॉक वॉक में, चट्टान पे होता है। तो जीरो सीयर में जो पॉइनियर होते हैं वो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं ना, क्रस्टोज लाइकेन।
और हाइड्रोसीयर में जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कंसीडर कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गी भी कहोगे तब भी। तो ये सक्सेशन का मतलब है। और देखो सक्सेशन से हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, ये आपके स्टेप थे जिसको आपको मैच करना था। तो सक्सेशन के लिए ना जो स्टेप होते हैं, सबसे पहले देखो न्यूडेशन होता है, फिर देखो माइग्रेशन होता है, फिर क्या होता है, इकेसिस होता है, फिर कंपटीशन एंड कोएक्शन होता है, फिर क्या होता है, स्टेबलाइजेशन होता है, फिर आता है टाइम्स कम्युनिटी। तो न्यूडेशन का मतलब होता है कि कोई भी एरिया उसको बेयर बनाना, उसको वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रहित बनाना, मतलब पेड़ पौधों को हटा देना, क्रिएशन ऑफ बेयर एरिया। तो पहला का मैच हो जाएगा ए। अब देखो फिर क्या है, इकेसिस, माइग्रेशन आता है, तो माइग्रेशन में कोई भी स्पोर हो गया, सीड हो गया, वो वहां पे किसी भी एजेंट के द्वारा लाया जाता है, फिर वो जर्मिनेट करके इकेसिस करते हैं। तो इकेसिस का मतलब होता है, इकेसिस का मतलब आपका हो जाएगा, एक मिनट, न्यूडेशन क्रिएशन ऑफ बेयर एरिया ही होगा ना, ए का पहला मैच होना चाहिए, ये तीसरे पे कैसे मैच किया गया है। ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, और रिएक्शन का हो जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ हैबिटेट, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पे आएगा तो कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा, मरेगा तो मिट्टी बनेगा, तो ऐसे करके। तो ये पहला आपका मैच होगा, ठीक है। ये ना इधर उधर करने में ना पीपीटी पे तो जो टिक रहता है ना इधर उधर हो जाता है, तो उससे कोई घबराएगा नहीं। तो यही सारा है। अब देखो सक्सेशन से मैं कहूँ तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने पॉइंटर सीरीज से लिया हुआ है, पॉइंटर सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है, हर एक टॉपिक का मैक्सिमम है, तो आप इससे देख सकते हैं। तो टर्म सक्सेशन दिया था हर्ट ने। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है कि ऐसे जगह पे सक्सेशन होना जहां पे पहले से कोई वेजिटेशन था ही नहीं, पहले से कोई ऐसा डेवलपमेंट था ही नहीं, जैसे कोई लावा है वॉल्केनिक इरप्शन में, स्तूरी का सॉइल है, मड बैंक है, इग्नियस रॉक है, सैंड डून है, मतलब पहले जहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं रहता है वहां पे अगर सक्सेशन हो रहा है तो प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन मतलब कहीं पे पहले से कोई प्लांट कम्युनिटी थी, किसी भी कारणवश, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल कारण हो सकता है, वहां से पूरा जंगल ही साफ हो गया, फिर वहां पे फिर से सक्सेशन हो रहा है तो उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। ऑटोजेनिक जो अपने आप सक्सेशन हो रहा है, टाइम के साथ साथ लंबा प्रोसेस लगता है ऑटोजेनिक में, वहां पे ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है, वो अपने आप हो रहा है। एलोजेनिक में मतलब एलोजेनिक सक्सेशन ऐसा सक्सेशन है, मान लो ऐसा कहीं एकदम वीरान एरिया है राजस्थान में, वहां पे सड़क बना, फिर सड़क के किनारे आप पेड़ लगा दे रहे हो, तो आप कर रहे हो वो चीज, तो उसके वजह से प्लांट कम्युनिटी डेवलप हो रही है, जंगल लगा रहे हो, आप एफॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो वो है एलोजेनिक सक्सेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लेंगे ये सारे, कि अगर फ्रेश वाटर में है तो हाइड्रोसीयर, साल्टी वाटर में है तो हाइलोसीयर, और अगर एसिडिक वाटर में है तो ऑक्जेलोसीयर बोलेंगे, अगर ड्राई रीजन में होता है तो जीरोसीयर, और रॉक पे होता है तो लिथोस्फीयर कहेंगे, और सैंड पे अगर सक्सेशन हो रहा है तो आप सेमोसीयर कहेंगे। अब देखो न्यूडेशन, ये सब मैंने आपको बताया कि न्यूडेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है। तो वो पहला ऑर्गेनिज्म जो बेयर एरिया पे आता है, पहला कॉलोनाइजर होता है, उसे पॉइनियर स्पीसीज बोलते हैं या पॉइनियर कॉलोनाइजर बोलते हैं। फिर आफ्टर माइग्रेशन द स्पीसीज इस्टेब्लिश देमसेल्फ, और इस तरह के माइग्रेशन करके जो आते हैं उसे इकेसिस बोलते हैं। माइग्रेशन करके आता है, बहुत सारे जर्मिनेट होते हैं, अपने आप का स्थापत्य वहां पे कायम करते हैं, तो उसे इकेसिस बोलते हैं। इकेसिस के बाद क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है कि स्पीसीज अपने नंबर में बढ़ने लगते हैं और एक साथ आते हैं, तो उसे एग्रीगेशन कहेंगे। फिर फेनामेना वहां पे, जैसे द थ्री फेनामेना, माइग्रेशन, इकेसिस एंड एग्रीगेशन, इसको हम एक साथ इन्वेजन भी कहते हैं। अब देखो साथ में आएंगे तो कंपटीशन कोएक्शन होगा, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, तो ऐसे करके सक्सेशन का काम चलेगा, ठीक है। तो सक्सेशन देखो यही है। बस आपको क्वेश्चन आया था, जो जीरो सीयर का जो स्टेज है, पॉइनियर वाला, न्यूडेशन, माइग्रेशन, इकेसिस, सक्सेशन के बारे में थोड़ा सा ही बात किया है। आधे घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं, फिर 11 जून से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देखो आर एन के से भी एक क्वेश्चन आया था, के सिलेक्टेड स्पीसीज का पूछा था आपका कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो आर का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, स्मॉल आर एक्चुअली में होता है, और के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आर सिलेक्टेड होते हैं, जो जे शेप्ड ग्रोथ कर्व शो करते हैं, और के वाला जो होता है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व शो करते हैं। तो डार्विन के हिसाब से देखो नेचुरल सिलेक्शन होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पे आ रहा है तो वो अपने जीने के लिए अलग अलग एडॉप्टेशन करता है, अलग अलग उसका नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो इस आधार पे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आर सिलेक्टेड होते हैं, कुछ होते हैं के सिलेक्टेड। तो आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड के बारे में देखो, एमसी अर्थर और
विल्सन ने बताया था 1970 में। तो इन्होंने किस तरीके से बताया था कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को धरती पे जिंदा रखने के लिए, किसी भी हैबिटेट में जिंदा रखने के लिए कैसे कैसे होते हैं। तो कुछ होते हैं आर सिलेक्टेड और कुछ होते हैं के सिलेक्टेड। इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं। देखो आर सिलेक्टेड जो होते हैं, सिंपल मतलब समझो, आर सिलेक्टेड छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास होता है हाई बायोटिक पोटेंशियल, माने कि वो बहुत ज्यादा नंबर में बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं, एक एक होते हैं ये सिमल पैरिटी होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द इसके मेंबर एक बार ढेर सारा बच्चा पैदा करते हैं और मर जाते हैं। और अनस्टेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब इनका अर्ली एज में मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा होता है, मतलब इनके बच्चे होते हैं ना ज्यादा मरते हैं, क्योंकि इनमें पेरेंटल केयर कम होता है। इनका लाइफ स्पान मतलब कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं, कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं, ये ज्यादा होते हैं। गोज फॉर क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, ये आर सिलेक्टेड के लिए होता है, मतलब नंबर ज्यादा से ज्यादा है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका लेक्चर का नंबर ढेर सारा है, लेकिन क्वालिटी का मतलब कोई है ही नहीं, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ऐसे। जो केस सिलेक्टेड होते हैं वो क्वालिटी के ऊपर जाते हैं, क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाते। हमने बताया यहाँ पे रिसोर्स अनलिमिटेड होता है, इसलिए जे शिफ्ट ग्रोथ शो करते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। और इनका डेंसिटी इंडिपेंडेंट इंटरेक्शन होता है। हम ये बात करेंगे आगे, ज्यादा सोचो मत। और ये देखो टाइप थ्री ग्रोथ कर्व शो करते हैं, बस ऐसा सुन लो। टाइप थ्री यानी कानकेव टाइप का ग्रोथ कर्व शो करते हैं जो आर सिलेक्टेड होते हैं। और देखो इनका लिटिल या नो पेरेंटल केयर होता है, ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होता। बॉडी साइज इनका छोटा होता है। एनर्जी यूज फॉर ईच इंडिविजुअल वेरी लो, मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे, बच्चे पैदा करने के टाइम पे एनर्जी कम यूज हो रहा है, इसलिए ज्यादा हो रहा है। और इनका अर्ली मैच्योरिटी हो जा रहा है। वेस्ट अ लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब इतने बच्चा पैदा कर रहे हैं लेकिन बहुत लोग मर जा रहे हैं इसलिए। और सेमल पैरिटी, मतलब जो लाइफ में एक बार बच्चे पैदा करे। इडियोपैरिटी मतलब बार बार करे। मोस्ट इंडिविजुअल डाई विद इन शॉर्ट टाइम बट ए फ्यू लाइफ मच लॉन्गर, मतलब कुछ होते हैं जो बच जाते हैं, ये कह रहा है। अब चलो केस सिलेक्टेड के बारे में। कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ये ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो जल्दी से मतलब खाना खत्म हो जाएगा, स्पेस खत्म हो जाएगा, तो आपस में इनमें कंपटीशन होने लगेगा ऐसे करके ना। तो एक्वाटिक मैमल हो गया, शार्क, ह्यूमन, ये सब केस सिलेक्टेड होते हैं, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे बंदर हो गया, शार्क हो गया, एलिफेंट हो गया, ह्यूमन हो गया, केस सिलेक्टेड होते हैं। हाँ ज्यादा तेज जानबूझ के चल रहा हूँ क्योंकि भाई डीजे बजने लगेगा। तो ये जो केस सिलेक्टेड होते हैं इनका लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका एक प्रोजेनी को बर्थ देने के लिए ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। और इनमें ऑफस्प्रिंग का नंबर कम होता है, इसलिए पेरेंटल केयर भी ज़्यादा होता है। इनका मैच्योरिटी जो टाइम होता है लेट होता है, ठीक है। पेरेंटल केयर भी ज़्यादा होता है। और लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ये ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। और इटियोपैरस लाइफ को ये शो करते हैं, मतलब कई बार ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो यही सारा था। अब देखो सर्वाइवरशिप कर्व है, ये मैं डिटेल में बात करूंगा इकोलॉजी में, फिर भी आप समझ लो। ये टाइप 1 जो है ये ह्यूमन के लिए है। ये देखो कॉन्वेक्स है ना, ऐसा उभरा उभरा। तो इनमें जो होता है अर्ली एज में डेथ रेट ज्यादा, अर्ली एज में डेथ रेट कम होता है, लेट एज में ज्यादा होता है। टाइप 2 बर्ड और इंसेक्ट के द्वारा शो होता है, ये कभी भी मर सकते हैं, ठीक है। टाइप 3 जो होता है अर्ली एज में डेथ रेट ज्यादा है, लेकिन लेट एज में जाते जाते ऐसे बच जाते हैं कुछ लोग, ठीक है भाई। तो ये देखो क्वेश्चन आया था, कहाँ गया, एक मिनट क्वेश्चन दिखा दूं। देखो यही आया था, केस सिलेक्टेड के लिए कॉन्वेक्स वाला हमने बात किया कि कॉन्वेक्स शो होता है। लो फ्रिक्वेंटिटी मतलब लेस चाइल्ड पैदा करते हैं। एग्जिस्ट क्लोज टू देयर कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक दोनों शो करते हैं, तो ये सारा। चलो हमारा देखो लास्ट टॉपिक आया था, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस से पूछा था क्वेश्चन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है, जैसे CO2 है, मेथेन है, ऐसे N2O है। तो क्या होता है, सूरज से जो इंफ्रारेड रेडिएशन आती है ना, धरती के कक्षा में पहुंचती है, तो ढेर सारा धरती के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, लेकिन और सारा ऐसा इमिट आउट कर दिया जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो ऐसे करके ना, फिर ऐसे हमारे इन्वायरमेंट में कुछ गैसेस होती है जो ऐसे लेयर बना लेती है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है, लेयर। वही CO2 जो ग्रीन हाउस गैस है ऐसे लेयर बना लेती हैं। तो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन जा रही है ना, तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है इसकी वजह से ना ऐसे लड़ लड़ के वापस आ जाती हैं। तो ऐसा हमारे अर्थ सरफेस को गर्म रखती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस ज्यादा है तो भैया हमारे धरती पे ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन आप सोचो, हम कहें कि चलो ठीक है ग्रीन हाउस गैस ऐसे तो हमको लग रहा है कि खराब है, तो इसको हटा देते हैं, इन्वायरमेंट से खत्म कर देते हैं। तो क्या होगा, खत्म कर देंगे ना तो हमारा धरती बर्फ का गोला बन जाएगा, पूरा ठंडा हो जाएगा। इसलिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ज्यादा है, जरूरी भी है हमारे लिए। तो ये चीज समझो, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे भाई। तो देखो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस है हमारा CO2, फिर मेथेन है, फिर CFC है,
फिर N2 है, अदर है। तो ग्रीन हाउस गैस को इमिशन को रोकने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल भी है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया ताकि हम ऐसे चीज़ों का कम से कम यूज करें जो हमारा ग्रीन हाउस गैस को इमिट करता है। ओजोन के लिए था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था? मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, कि ओजोन लेयर को जो डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस उसका कम से कम यूज करें। फिर सोर्स ऑफ एक्टिविटी सबसे ज़्यादा पेट्रोल फॉसिल फ्यूल से आता है, फिर एग्रीकल्चर से, डिफॉरेस्टेशन से, इंडस्ट्री से, ये सारी चीज़। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करने के लिए भैया हमें जंगल लगाने चाहिए, पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का कम यूज करना चाहिए, सीएनजी पे ज़्यादा चलना चाहिए, ये सारा चीज़ है। तो चलो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। 20 मिनट का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन क्लास ऐसे ही आता रहेगा। और आज मैं मानता हूँ कि ये मैं लेक्चर 40 मिनट में रिकॉर्ड करता और सारे डिटेल में बात करता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि गैप हो, इसलिए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है। कमेंट में बताना समझ में आया कि नहीं आया, और कोर्स में आना चाहो तो कोर्स में आ जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।